हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी को आपके अपने चैनल आरबी रोजगार में। दोस्तों आज हम लोग जो है आज का सेट नंबर 4 हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है आज एसएसटी का कलर करेंगे। ठीक है, एसएसटी का जो है पीवाईक्यू करने जा रहे हैं, जो 60 क्वेश्चन करेगा। ठीक है, ये कब पूछा गया? 28 जुलाई 2013 में पूछा गया। उसका हम लोग जो है 60 क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू हम लोग जो है 60 क्वेश्चन का जो है कंप्लीट करेंगे। इसका सीडीपी हो चुका है, सीडीपी जो है कंप्लीट है, सीडीपी कंप्लीट है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये 6 to 8 के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, CT8 के लिए। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए आज जो है हम लोग एसएसटी से यहाँ से शुरुआत करेंगे। एसएसटी से 31 से लेकर के 90 तक का क्वेश्चन जो होता है एसएसटी का होता है। ठीक है, यानी हाँ एसएसटी का होता है। ठीक है, 31 में दिया है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम जो है डैश के लिए प्रसिद्ध था, यानी किसके लिए प्रसिद्ध था? उत्तर पश्चिम बड़ा जो इलाका था, जैसे ये भारत हो गया। ठीक है, या इसका जो उत्तर पश्चिम का इलाका, ये जो है उत्तर पश्चिम का इलाका, ये किसके लिए प्रसिद्ध था, ये पूछा जा रहा है। ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो 31 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ये जो था कंबल के लिए जो है प्रसिद्ध था। ये जो रास्ता जो था उत्तर पश्चिम कंबल का जो है वहाँ से ज़्यादातर जो है व्यापार होता था। ठीक है, मौर्य काल में जो है सूती वस्त्र के लिए काशी, बंग, कलिंग एवं मालवा प्रसिद्ध था। ठीक है, बंग जो है मलमल के लिए तथा काशी एवं पुण्य रेशम के लिए विख्यात था। ठीक है, रेशम के आयात चीन से होता था। रेशम का जो आयात होता था वो कहाँ से? चीन से होता था। ठीक है, इसके बाद 32 में दिया कि एम्फोरा एक डैश था। एम्फोरा क्या था? ये एम्फोरा जो क्या था? ये था एक लंबा और दोनों तरह के हत्थे लगा जार, यानी कि इस तरह का जार था, इसमें हत्थे लगा हुआ था पकड़ने वाला। ये हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इसके बाद 33 में दिया है कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से पुकारा जाता था, यानी बुलाते थे। किस नाम से बुलाया जाता था? ठीक है, काली मिर्च को किस नाम से बुलाया जाता था? तो इसे जो है काला सोना के नाम से बुलाया जाता था, काली मिर्च को। रोम साम्राज्य में जो है काली मिर्च को किस नाम से जाना जाता था? काला सोना के नाम से जाना जाता था। इसके बाद रहट, चरखे और आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश में हुआ था, यानी कब हुआ था? रहट, चरखे और आग्नेयास्त्रों का आविष्कार कब हुआ था? तो ये जो हुआ था मध्यकाल में। कब हुआ था? मध्यकाल में हुआ था। इसके बाद निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया? यानी किस सुल्तान के प्रशंसा किसके लिए, यानी किसी सुल्तान या राजा के लिए किया जाता था, तो एक संस्कृत प्रशस्ति जो है पाया गया है। तो किसके लिए? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए। किसके लिए? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए प्रशस्ति जो है पाया गया था। यह प्रशस्ति कहाँ पर? तो जोधपुर शिलालेख में पाया गया था। कहाँ पर? जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन जो है देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई है। ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान जो है किस लिए किया जाता था? तो ये किया जाता था कि राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। ठीक है, वो जन्म से क्षत्रिय न होने पर जो है उसे राजा घोषित करने के लिए हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। 37 में चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? चोल काल में जो है व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? इसे क्या कहा जाता था? तो ये नगरम कहा जाता था। चोल काल में जो व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। नाथ साहित्य का संबंध है। नाथ साहित्य का संबंध किससे? तो ये बंगाली से। किससे? तो बंगाली से।
नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली भाषा से है, ठीक है। नाथ संप्रदाय उत्तर पश्चिमी भारत का एक धार्मिक ग्रंथ है। इसके आराध्य शिव, यानी ये इसके जो आराध्य क्या थे, शिव थे, यानी शिव है, ठीक है। यह पथ हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। इसके संस्थापक गोरखनाथ माने जाते हैं। इस प्रकार नाथ संप्रदाय से संबंधित साहित्य को नाथ साहित्य भी कहा जाता है। इसकी रचना किसने किया था, तो ये गोरखवाणी नाम से प्रकाशित है इसकी रचना। इसके बाद अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है, यानी किस रूप में जाना जाता है, ये खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 में, कब, तो ये पूर्ण स्वराज को नारा कब, 1929 के लिए जो है संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो ये जो मनाया गया था ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, ठीक है। कब, 26 जनवरी 1930 को। इसके बाद बिग बियर एक उदाहरण है। बिग बियर जो है किसका एक उदाहरण है, ये बिग बियर जो है नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है। किसका, नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है, ठीक है। उर्सा मेजर जो बिग बियर के नाम से भी जाना जाता है। यह तारों के समूह अथवा नक्षत्र मंडल में से एक है। इसके बाद पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से जो है चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ये जो है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने तथा अपने अक्ष पर घूमने में समय लगता है, इस कारण से। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है घूमती है किस दिशा में, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाएं का आकार क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध से जो है पश्चिमी गोलार्ध की तरफ अगर बढ़ेंगे तो देशांतर रेखाएं बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो ये हो जाएगा समान, ठीक है, समान दिखाई देगा। आकार क्या रहेगा, समान दिखाई देगा, ठीक है। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है, अथवा उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। प्रत्येक देशांतर रेखा के मध्य 1 से 11 किलोमीटर का अंतर होता है। इसके बाद पृथ्वी दिवस कहलाता है। पृथ्वी दिवस जो है कहलाता है, तो ये जो है पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया गया समय, ये पृथ्वी दिवस कहलाता है, ठीक है। ये तीसरा सही हो जाएगा। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। विषुव के दिन जो है सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, तो ये जो है कहाँ पड़ती है, तो ये विषुवत रेखा पर पड़ती है। कहाँ पर, तो ये विषुवत रेखा पर पड़ती है। कहाँ पर, तो ये विषुवत रेखा पर पड़ती है विषुव के दिन। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन हैं, क्योंकि अटलांटिक महासागर में बहुत सारे पोताश्रय है, यानी जहाँ पर पोत रखा जाता है, जहाज रखे जाते हैं, पतन है यानी बंदरगाह है। तो क्यों है, क्योंकि अटलांटिक महासागर का तट जो है अधिक दंतुलित है। दंतुलित होने के कारण जो है यहाँ पर जो है पोताश्रय और पतन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसका कारण ये भी है कि अधिक दंतुलित और कटी फटी हो है, तो इसका कारण जो है ऐसे तट पोताश्रय और पतनों के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पर होता है, रहता है।
दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, ठीक है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर है, ठीक है। कहाँ पर? पश्चिमी तट पर है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी यानी पश्चिमी तट पर है, जो उत्तर से दक्षिण तक एंडीज पर्वत माला फैली हुई है। यह नवीनतम जो है मोरदार पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वतमाला 7000 किलोमीटर लंबी है और सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो एकांकागुआ जो है एंडीज का जो है सबसे सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई जो कितनी है? 7021 मीटर है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। भारत में जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लौटते हुए मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है। लौटते हुए मानसून के समय जो आर्द्र पवनें बहती है स्थल से समुद्र की ओर, ठीक है। स्थल से किधर? समुद्र की ओर। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा जो है किससे कहा जाता है? यानी वहाँ से सबसे ज़्यादा जो है यानी वन होते हैं और अच्छे जो है वातावरण रहते हैं, तो उसे जो है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा निकलता है, इसलिए इसे जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यहाँ जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो है विविध प्रकार की बहुसंख्या वनस्पति पाई जाती है। इसी कारण से यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अत्यंत मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। इस कारण से इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो ये हो जाएगा अमेजन जो है नदी बेसिन हो जाएगा। यह नदी बेसिन जो है दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देश में फैला हुआ है। अमेजन बेसिन गयाना पठारी प्रदेश से लेकर ब्राज़ील के पठारी भाग तक फैला हुआ है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है, यानी बड़ी में सबसे बड़ी है पहले नंबर पर और लंबाई में दूसरे स्थान पर आता है। अमेजन नदी बेसिन ढलानदार है। उस बेसिन का अधिकतर भाग भूमध्यसागरीय सदाबहार जंगलों से ढका हुआ है। इस बेसिन का अपवाह क्षेत्र जो है 7,50,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद मलोका क्या है? मलोका क्या है? तो मलोका जो है एक प्रकार का घर है। मलोका क्या है? एक प्रकार का घर है, ठीक है, जो कहाँ पर? कोलंबिया जनजातियों का एक प्रकार का घर होता है। ये जनजातियाँ उत्तर पूर्वी पेरू में इक्वेटोस के क्षेत्र में निवास करते हैं। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा इन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो ये जो है क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है संसाधन का जो है प्रबंधन कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। इसके बाद रक्षक मेखला डैश की एक विधि है। रक्षक मेखला जो है किसकी एक विधि है? तो ये जो है मृदा क्षरण का जो है एक विधि है रक्षक मेखला, ठीक है। इसके बाद 56 में दिया गया मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैश है। तो ये पुरापाषाणिक जो है स्थल है। क्या है? पुरापाषाणिक पुरास्थल है। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? तो ऋग्वेद काल में जो है कौन से देवता? अग्नि थे, इंद्र और सोम, ये तीनों जो है प्रमुख थे। अग्नि जो आग के देवता, इंद्र जो वर्षा के देवता और सोम एक जो है रस पौधा होता है, ठीक है। 58 में संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डैश करते, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है भारत यूरोप कहा जाता है, भारत यूरोप कहते हैं, ठीक है। भारतीय भाषा और यूरोप भाषा से मिलकर बना। किस स्थान पर मृतक को
उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। किस स्थान पर? तो ये इनाम गांव में। कहाँ पर? तो इनाम गांव में जो है उत्तर की तरफ सिर रख करके जो है दफनाया जाता था। ठीक है। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तो ये क्या बताया गया है? तो ये जो बताया गया पिपासा बताया। क्या? तो ये पिपासा बताया गया। सॉरी, तृष्णा बताया। क्या बताया गया? तृष्णा। ठीक है। लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को क्या बताया गया? तृष्णा बताया गया। ठीक है। इसके बाद उत्पादों की ब्रांडिंग करने से, यानी कोई भी उत्पाद है, कोई वस्तु है, उसको जो ब्रांडिंग करने से क्या फ़ायदा होता है? इसकी बिक्री बढ़ जाती है या बाजार में उपलब्ध दूसरे वस्तु से इसे भिन्न करते हैं। या उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है, या उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। तो ये क्या होता है कि ये बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद से भिन्न कर देते हैं, यानी अलग कर देते हैं इसको ब्रांडिंग करने से। इसके बाद भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो किस खंड को कहा जाता है? नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंधित खंड को? नहीं। मौलिक अधिकारों के संबंधित खंड को? नहीं। अनुसूचित ये भी नहीं। भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत संविधान की प्रस्तावना को। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए हो सकते हैं? तो लोकसभा के लिए जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो कितने? तो 2 होते हैं। ठीक है। 2 होते हैं। कितने? तो 2 सदस्य जो है मनोनीत होते हैं लोकसभा के लिए, लेकिन अब इसे हटा दिया गया। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है? न्यायाधीश जो है किसी मुकदमे पर निर्णय देता है सबूतों के आधार पर। किस पर? तो सबूतों के आधार पर जो है निर्णय देते हैं। इसका निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? तो किस पर? तो ये जो हो जाएगा जगन्नाथ पंथ पर। इसके बाद दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। ये रोका जा सकता है किससे? तो ये सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा करके। ठीक है। क्योंकि असुरक्षित पेयजल, गंदा जल पीने से हैजा, पेचिश ये सब हो सकता है, दस्त हो सकता है। ठीक है। सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह जो उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रिया का आयोजन करे। इसका निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों और व किशोरियों यानी स्टूडेंट व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? 68 का हो जाएगा टेलीविज़न। क्या हो जाएगा? टेलीविज़न। 69 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों की शैक्षिक गतिविधि पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? ये कौन सा हो जाएगा? तो ये दिया गया सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना। दूसरा, नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना है। हाँ, ये इफेक्टिव होगा। एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में जो उत्सुक है, वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। ठीक है। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? इन सैनिकों को क्या प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? प्राथमिक स्रोत के रूप में माना जा सकता है। ठीक।
एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारत की प्रमुख फसलें। ये जो है सबसे जो है इफेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद व्यक्तिक चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निष्कर्ष निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? तो ये जो है तर्कना कहलाएगा। तो तर्कना कहलाता है। ठीक। इसके बाद विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? तो ये जो है कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? तो ये हो जाएगा तुलनात्मक चार्ट। तुलनात्मक चार्ट। 74 में एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारण को बता रही है। ठीक है, यानी बता सकेंगे। उद्देश्य लिखता है या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? तो ये जो है उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा अवबोध के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अवबोध के अंतर्गत। इसके बाद निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है। कौन से सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है? दी गई समस्या के लिए सदा ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य। ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें दिया गया 76 में एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगाना चाहिए कि नहीं। ठीक है, यानी इस पर डिस्कस कर रहा है। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाली विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते। एक शिक्षिका के नाते आप मतलब क्या करेंगे? क्या जो है स्टेटमेंट देंगे? ये पूछा जा रहा है। आराम जाएगा। छात्राओं को स्थानीय प्रशासन कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये नहीं, अभी नहीं। छात्रों को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेगी जिससे वह स्थिति का जो है वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। ये इफेक्टिव होगा। सबसे पहला कदम ये होगा। इसके बाद राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए? ये किस विषयों से ले जानी चाहिए? तो ये हो जाएगा इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र व अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? किस संदर्भ में जो है समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? ये हो जाएगा किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में। मानव यानी मानचित्र किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कौशल से। किससे? कौशल से, यानी स्किल से। इसके बाद बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर जो है परिचर्चा करते समय महत्वपूर्ण है कि शिक्षक जो है परिचित संदर्भ को अधिक से अधिक उदाहरण दे। यानी जो चीज़ जानता है उसको जो है अधिक से अधिक उदाहरण दे जिससे वो सीख सके। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाया जाएगा? तो ये कौन सा विधि हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विचारोत्तेजक यानी विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा अभ्यर्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। यानी जब विषय के प्रति आकर्षण बढ़ेगा तो खुद ही वो पढ़ने लगेगा।
इसके बाद संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। ये हो जाएगा उपनिवेश विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। ठीक है, तो ये तीसरा सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? तो ये किस पर होगा? तो ये हो जाएगा अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियाँ, रचनात्मक एवं जो संकलित आकलन। यानी सामाजिक विज्ञान जो है विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये कैसा होना चाहिए? तो विषय वस्तु का जो है उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर जो है प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। ठीक है, ये होना चाहिए। इसके बाद हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पुस्तकें जो है इस प्रकार होनी चाहिए कि किस प्रकार होना चाहिए? इस प्रकार होना चाहिए कि सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों का निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? ये सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण का, यानी रियल लाइफ से कनेक्ट करके। इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था? ये जो चलाया गया था समान अधिकार और नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग के लिए। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो मुख्यमंत्री का चुनाव जो है चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। ठीक है, पार्टी के विधायकों के द्वारा होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती, ये लिंग मूलक भेदभाव को दर्शाता है। में लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाले घटनाओं पर चर्चा करने में। ये पहला सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग जो है 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं एसएसटी का। सेशन की सलाह कमेंट में ज़रूर बताएगा। और अभी तक का इसका पहले का पीवाईक्यू नहीं देखे तो पीवाईक्यू जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि नहीं। चलिए आज के लिए तो अच्छा है।